ये आपकी जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। लोग धूल की तरह होते हैं, या तो वे आपको पोषण देकर एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद कर सकते हैं, या फिर आपका विकास रोककर और थकाकर मृत कर सकते हैं। ये किसने कहा है? फिलोटे ने कहा है। प्रबंधन में असंतुलन से बढ़ता जल संकट। और आप देखते हैं कि कई शहरों से जल संकट की, जल की समस्याएं देखने को मिलती है ना, उसी के बारे में बात की जा रही है एक तरह से। नदियों का घटता जल स्तर गंभीर चिंता का विषय है। यह स्थिति जलवायु परिवर्तन और पानी के अत्यधिक दोहन के कारण पैदा हो रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रमुख नदियों के बेसिन की क्षमता तेजी से गिरी है। कुछ प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट आई है, और इस श्रेणी में नर्मदा नदी को देखें तो जबलपुर में इसके जल स्तर में भारी कमी आई है, और ग्वारीघाट और बरगी जैसे क्षेत्रों में पानी काफी कम हो गया है। अलग अलग हिस्सों में पानी का स्तर 1 से 3 मीटर तक कम हुआ है, और जिससे कई जगहों पर घाट और टापू नजर आने लगे हैं। दिल्ली और हरियाणा में भी यमुना का जल स्तर अक्सर अपने सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है, और जिससे जल शोधन संयंत्रों की क्षमता प्रभावित होती है। गर्मियों में भूजल का स्तर लगभग 50% तक कम हो जाता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच बहने वाली महानदी का प्रभाव भी अपेक्षाकृत कम हुआ है, और इसके बेसिन में भी पानी का स्तर 50% से भी कम दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की तुलना में नदियां कावेरी और कृष्णा के जल स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में भारी गिरावट लगभग 33% की दर्ज की गई है। अपर्याप्त वर्षा और अत्यधिक गर्मी के कारण दक्षिणी क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों में जल स्तर घटकर उनकी कुल क्षमता का मात्र 20% रह गई है, और जल स्तर में कमी के कारणों में कम वर्षा और जलवायु परिवर्तन अधिक जिम्मेदार है। वैश्विक तापमान में वृद्धि और कम वर्षा के कारण प्राकृतिक जल चक्र प्रभावित हो रहा है, और इससे नदियों को पर्याप्त वर्षा जल नहीं मिल पाता। वहीं बांध ने भी स्थिति बिगाड़ी है, और इससे जल ग्रहण क्षेत्र कम हुआ है। दरअसल नदियों पर अधिक बांध बनाने और जल ग्रहण क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है। एक समस्या अनियंत्रित सिंचाई की भी है। गौरतलब है कि कृषि में भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है, जो कई बार नदियों के प्राकृतिक प्रवाह से ही खींच कर लिया जाता है, और जिससे जल स्तर में तेजी से गिरता है। वहीं बोरवेल और नलकूपों के माध्यम से अत्यधिक भूजल निकालने के कारण नदियों का प्राकृतिक जल भरण घट जाता है, और इससे गर्मी के महीनों में नदियों का पानी सूखने लगता है। कारखानों के लिए नदियों से बड़ी मात्रा में पानी निकाले जाने से भी असर पड़ा है। दूषित पानी वापस छोड़ने से जल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों घटती है, और इसके अलावा पानी का एक वस्तु के रूप में जिस तरह कारोबार शुरू हुआ है, यह भी चिंता का विषय है। मीठे जल के स्रोतों में भारी कमी के कारण अब पानी को बोतलों और टैंकरों में भरकर बेचा जाने लगा है। मुंबई, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में तो पानी को बेचना एक आम बात हो गई है। इन शहरों में खूब किल्लत भी देखने को मिलती है पानी की। शहरी लोग अपने दैनिक उपभोग के लिए भी पानी खरीदते हैं। पानी को वस्तुओं की श्रेणी में शामिल किया गया है, और इससे यह शंका पैदा हो गई है कि बाजार पानी की कमी के प्रभाव को और बढ़ा सकता है। शहरों से गुजरने वाली नदियों का पानी अब इतना प्रदूषित हो चुका है कि इसका दैनिक क्रियाकलाप में भी उपयोग नहीं जा सकता है। ऐसा लगता है कि बड़ी नदियों में शहर के गटर का पानी छोड़ा जाना भी प्रायोजित लगता है, ताकि पानी के व्यापार को बढ़ाया जा सके। पहले जो नदियां हमारा उद्धार करती थी, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। जिन देशों में मीठे जल के स्रोत नहीं है, वहां समझ आता है कि पानी का व्यापार हो, लेकिन भारत जैसे देश में जहां मीठे पानी के पर्याप्त स्रोत थे, उनमें कमी आना और पानी का बढ़ता कारोबार अपने पीछे कई सवाल खड़े करता है। नदियों को प्रायोजित तरीके से प्रदूषित किए जाने की आखिर क्या वजह हो सकती है? क्या इसके लिए
कि लोग नदी के पानी का सीधे इस्तेमाल ना कर सकें। मीठे जल की अन्य देशों में अत्यधिक मात्रा में आपूर्ति क्यों की जा रही है? जगह जगह बोरिंग की इजाजत देने का मतलब है इससे भूजल स्तर कम होता जाएगा। आज विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट के बीच पानी की बढ़ती मांग इस समय बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दूसरी ओर शहरीकरण से पानी की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है और दोनों ही जल संकट के प्रमुख कारण हैं और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जल आपूर्ति अनिश्चित है। उदाहरण के लिए 2018 में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में जल संकट पैदा हुआ। यह चरम सूखे, खराब जल प्रबंधन और अत्यधिक खपत के कारण पीने के पानी की कमी का सामना करने वाला पहला शहर बन गया। और चीन में भी पानी की कमी का खतरा मंडरा रहा है। हर साल युद्ध और अन्य प्रकार की हिंसा से होने वाली मौतों से कहीं अधिक लोगों की जान जल प्रदूषण की वजह से जाती है और पृथ्वी के जल का केवल 1% से भी कम हिस्सा हमारे लिए उपलब्ध है और इसलिए हम मानवीय गतिविधियां हमारे जल संसाधनों के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। और जल प्रदूषण के कई स्रोत हैं जिनमें अपशिष्ट जल खास तौर से शामिल है। विश्व में 80% से अधिक अपशिष्ट जल बिना शोधित हुए नदियों में वापस चला जाता है। वहीं कीटनाशक और विषैले रसायन भूजल और आसपास के जल स्रोतों में रिस जाते हैं। परिणाम स्वरूप बहुमूल्य जल संसाधन दूषित हो जाता है और इससे पीने के पानी की उपलब्धता कम हो जाती है। कहा जा सकता है कि जलवायु में हो रहे उथल पुथल के बीच सूखा एक प्राकृतिक घटना है और जिसमें कुछ क्षेत्रों में निश्चित अवधि के लिए शुष्क परिस्थितियां और वर्षा की कमी बनी रहती है। हालांकि वर्षा की मात्रा विभिन्न क्षेत्रों और वर्ष के विभिन्न समयों में स्वाभाविक रूप से भिन्न हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वर्षा के स्वरूप को बदल रहे हैं और बढ़ते तापमान का मतलब है कि मिट्टी में मौजूद नमी तेजी से वाष्पित हो जाती है और भीषण लू चलने से सूखे की स्थिति बिगड़ जाती है और इससे जल संकट बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन में गड़बड़ी और अत्यधिक खपत के कारण विश्व के कई हिस्सों में जल संकट उत्पन्न हो रहा है। ये परिस्थितियां अगर लगातार बनी रहीं तो भारत में भी समुद्री जल को शोधित करके पीने की नौबत आ जाएगी और जल संकट के बुरे परिणाम खाद्य असुरक्षा से लेकर मानवीय संघर्षों में वृद्धि के रूप में सामने आ सकते हैं। ऐसे में वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण के महत्व को समझा जा सकता है। आज पृथ्वी का कोई भी महाद्वीप जल संकट से अछूता नहीं रहा, विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में। अनुमान है कि आने वाले समय में विश्व की लगभग 2/3 आबादी को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। यह चिंताजनक प्रवृत्ति कई लोगों को यह प्रश्न पूछने पर मजबूर कर रही है कि भविष्य में जल की उपलब्धता की सीमा क्या होगी। और आप सोचिए कि पहले तो आराम से पानी मिल जाता, स्वच्छ पानी मिल जाता था। आजकल लेकिन आप देख रहे हैं कि समस्याएं देखने को मिल रही है, खरीदना पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि समस्याएं तो हैं, अब इनका समाधान कैसे खोजेंगे ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। बाकी ऊपर वाला मालिक है, यही कहेंगे। रचना की संवेदना। कोई भी लेखक क्यों लिखता है, यह प्रश्न किसी भी लेखक के सामने बार बार उसी प्रकार उपस्थित होता है जैसे कोई दीपक स्वयं जलकर भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को प्रकाश देता है। लेखक अपने अनुभवों, संवेदनाओं, संघर्षों और विचारों को शब्द में ढालकर केवल स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता बल्कि दूसरों के जीवन में भी चिंतन और प्रकाश की एक छोटी सी किरण पहुंचाने का प्रयास करता है। स्वीडन की एक रोचक परंपरा डेथ क्लीनिंग का मूल भाव यह है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अनावश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित कर दे ताकि उसके जाने के बाद परिवार पर उनका बोझ ना पड़े। यह विचार किसी भी संवेदनशील इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। हम जीवन भर वस्तुओं, उपलब्धियों और स्मृतियों का संग्रह करते रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि आखिर हमारे जाने के बाद वास्तव में क्या शेष रहेगा। क्या हमारी अलमारियां, संपत्ति और संग्रह हमें जीवित रख पाएंगे या फिर हमारे विचार, शब्द और मूल्य ही हमारी वास्तविक विरासत बनेंगे। लिखना इसलिए जरूरी है कि जीवन अपने आप में एक अधूरी पांडुलिपि है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के मध्य असंख्य अनुभवों, संघर्षों और प्रेम, पीड़ा, आशा और निराशा से होकर गुजरता है। इनमें से अधिकांश समय की धूल में विलीन हो जाते हैं, लेकिन शब्द उन्हें विस्मृति
से बचा लेते हैं। साहित्य स्मृति का वह तीर्थ है जहां बीते हुए समय की धड़कनें सुरक्षित रहती हैं। अगर कबीर आज भी हमारे बीच बोलते प्रतीत होते, प्रेमचंद के किसान आज भी हमारे सामने जीवित खड़े दिखाई देते, तो इसका कारण शब्दों की अमरता है। और जिस प्रकार डेथ क्लीनिंग घर की अनावश्यक वस्तुओं को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार लेखन मन के भीतर जमा अनावश्यक बोझ को व्यवस्थित करने का प्रयास है। मन में संचित पूर्वाग्रह और कटुता, अहंकार, असुरक्षा और अनावश्यक प्रतिस्पर्धाएं भी एक प्रकार का मानसिक अव्यवस्था ही है। लेखन समय समय पर अपने भीतर झांकने और इनसे मुक्त होने का अवसर देता है। मगर आज लेखन के सामने एक गहरी चुनौती खड़ी है। साहित्य का संसार धीरे धीरे बाजार, लोकप्रियता और तात्कालिक प्रसिद्धि की शक्तियों से घिरता जा रहा है। केवल पारितोषिक, आर्थिक लाभ या किसी राजनीतिक दल की प्रशंसा के लिए लिखना हमारे समय की सबसे बड़ी साहित्यिक विडंबनाओं में से एक बन गया है। लेखक को उसके श्रम का मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि वह उसके बौद्धिक परिश्रम की स्वीकृति है। पर मानदेय प्राप्त करने और केवल धन कमाने के लिए लिखने में उतना ही अंतर है जितना साधना और व्यापार में होता है। जब लेखन केवल आर्थिक लाभ का माध्यम बन जाता है, तब शब्द अपनी आत्मा खोने लगते हैं। लेखक सत्य का अन्वेषक न रहकर लोकप्रियता का अनुगामी बन जाता है। और इसी प्रकार जब कलम किसी सत्ता, विचारधारा या राजनीतिक दल की प्रशस्ति का उपकरण बन जाती है, तब साहित्य की नैतिक स्वतंत्रता संकट में पड़ जाती है। लेखक का धर्म किसी सत्ता का प्रवक्ता बनना नहीं, बल्कि अपने समय का सजग, संवेदनशील और निर्भीक साक्षी बनना है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय अनेक राष्ट्र नायकों ने लेखन को जन जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने लेखनी का सत्ता की प्रशंसा की वजह समाज की चेतना जगाने के लिए उपयोग किया, और उनके शब्दों में साहस, उत्तरदायित्व था और भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता थी। आज सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने अभिव्यक्ति को अभूतपूर्व विस्तार दिया, लेकिन इसके साथ दृश्यता की एक नई भूख भी विकसित हुई। कई बार पुस्तक से अधिक उसका प्रचार विचार से अधिक उसका विपणन और साहित्य से अधिक उसकी ब्रांडिंग चर्चा का विषय बन जाती है। ऐसे समय में गहराई की अपेक्षा तत्कालिक लोकप्रियता को महत्व मिलने लगता है। लेखन की वास्तविक कला बाहरी और भीतरी संसार के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में निहित है। बाहरी संसार में इतिहास, राजनीति, संघर्ष और सामाजिक यथार्थ, जबकि भीतरी संसार में स्मृतियां, संवेदनाएं, स्वप्न, आशंकाएं और आत्ममंथन है। जब कोई लेखक इन दोनों संसारों के मध्य एक जीवंत सेतु निर्मित कर देता है, तभी साहित्य जन्म लेता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में लेखन का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो गया। मशीनें भाषा का अनुसरण कर सकती हैं, तथ्यों का संकलन कर सकती हैं और शैली की नकल भी कर सकती हैं, लेकिन वे मानवीय अनुभूति का स्थान नहीं ले सकती हैं। साहित्य का मूल स्रोत सूचना नहीं, अनुभूति है, और अनुभूति मनुष्य की सबसे विलक्षण संपदा है। लिखना इस विश्वास के साथ हो कि शब्द संसार को तुरंत नहीं पर गहराई से बदल सकते हैं। वे क्रांतियों का उद्घोष नहीं करते, लेकिन चेतना की शांत धरती में परिवर्तन की बीज अवश्य बोते हैं। एक कविता किसी निराश आत्मा में आशा जगा सकती है, एक कहानी किसी मनुष्य को अधिक करुणाशील बना सकती है, और एक विचार किसी पीढ़ी की दिशा बदल सकता है। आखिर डेथ क्लीनिंग यह समझाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी विरासत उसकी वस्तुएं नहीं, उसके विचार होते हैं। अलमारियों में रखी वस्तुएं समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, संपत्ति विभाजित हो जाती है, उपलब्धियां धूमिल पड़ जाती हैं, लेकिन विचार, शब्द और मानवीय संवेदनाएं पीढ़ियों तक जीवित रह सकती हैं। जाहिर है कि लिखना इसलिए कि समय के कोलाहल में सत्य की धीमी आवाज सुनाई देती रहे, ताकि बाजार के शोर में संवेदना का संगीत जीवित रहे, ताकि सत्ता के वैभव के सामने विवेक का दीप बुझने ना पाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सदिच्छा के समानांतर किसी भी मसले पर सरकार के रोक की वजह से अगर जनता या उसके एक हिस्से के बीच असंतोष फैलता है, तो उसका हल निकालना सरकार का ही दायित्व है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए अगर यह कहा कि प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार ने त्वरित
अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो यह वक्त का तकाजा है, मगर सदिच्छाओं से ही अगर समस्याओं का समाधान निकल पाता तो आज देश में बड़ी तादाद में युवाओं के सामने शायद सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आती। निश्चित तौर पर नीट 2026 के प्रश्न पत्र लीक होने और इसकी वजह से समूची परीक्षा का रद्द होना विद्यार्थियों के बीच असंतोष भड़कने का तत्कालिक कारण बना। लेकिन सवाल है कि क्या यह प्रश्न पत्र लीक होने का कोई पहला मामला था? ऐसा क्यों कि देश भर में इससे उपजे आंदोलन और उसमें पुलिस कार्रवाई के रूख को लेकर तीखे सवाल उठे हैं। इसके बावजूद सरकार को किसी की जिम्मेदारी तय करना जरूरी नहीं लगता। प्रदर्शनकारियों की एक बुनियादी मांग है, इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की नज़र में इस सवाल की कोई अहमियत नहीं है। वरना क्या वजह है कि इस मुद्दे पर देश के अन्य हिस्सों में भी आंदोलन का दायरा फैलने के बावजूद सरकार अब तक कोई ठोस कार्रवाई करती नहीं दिखी। यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि विद्यार्थियों के एक बड़े तबके के बीच सरकार की कथनी पर भरोसा नहीं बन पा रहा है। सच यह है कि पिछले कई वर्षों से अक्सर किसी न किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आते रहे हैं। अगर किसी घटना ने तोल पकड़ लिया तो सरकार की ओर से सबसे पहले कार्रवाई परीक्षा को रद्द करने की हुई है, मगर ना तो परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया गया, न ही संबंधित महकमे के मंत्री से जवाब तलब किया गया। विपक्ष के एक आरोप के मुताबिक 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सत्ता में आने के बाद से अब तक 152 प्रश्न पत्र लीक हो चुके और इससे करीब 7.5 करोड़ विद्यार्थी प्रभावित हुए। ऐसे में अगर प्रदर्शनकारियों से लेकर विपक्षी दलों की ओर से भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही तो यह अनायास नहीं है। नीट 2026 के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद अब यह मामला इतना तूल पकड़ चुका कि सरकार को कई स्तर पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ रही है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसा लगता है कि पहले के प्रश्न पत्र लीक के मामले की अनदेखी से जमा हुआ झोब इस बार फूट पड़ा। ऐसे में होना यह चाहिए कि सरकार की ओर से भविष्य में सब कुछ ठीक करने की सिर्फ सदिच्छा जताने के बजाय उच्च स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया जाए ताकि देश के युवाओं के बीच भरोसा पैदा हो। अगर आंदोलन की शुरुआत में ही सरकार ने गंभीरता दिखाई होती और प्रदर्शनकारियों से संवाद किया होता तो शायद मामला इतना जटिल शकल नहीं अख्तियार करता। और हमारे देश में पेपर लीक की घटनाएं तो बहुत खतरनाक हैं और हर राज्य में देखने को मिलती है। जैसे तैसे कोई पेपर हो, एग्जाम होता है और पेपर देकर आप घर नहीं पहुंच पाते, मालूम चलता है कि आउट हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर में धांधली हो गई, ये देखने को मिलता है। और छोटी छोटी मछलियों पर कार्रवाई होती है, बड़े बड़े मगरमच्छ छूट जाते हैं। आतंक का सिलसिला। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समूल नष्ट करने का अभियान बरसों से चलाया जा रहा है, मगर वहां अक्सर हो रहे आतंकी हमले सरकार के इस दावे को कमजोर साबित करते हैं कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद घाटी में पहले से कहीं अधिक शांति और विकास का माहौल बन गया, जबकि आतंकवादी आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। राज्य में अनंतनाग के लाल चौक इलाके में बुधवार को अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों पर आतंकवादियों ने अचानक गोलीबारी की, जिनमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया। और इस घटना से स्पष्ट है कि आज भी राज्य में आतंकवाद की धमक कायम है और इससे पहले भी आतंकी हमले में सेना और पुलिस के जवानों के शहीद होने की घटनाएं होती रही हैं। ऐसी हर घटना के बाद सरकार यह आश्वासन देती है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जाएगी, मगर कुछ समय के अंतराल पर फिर किसी आतंकी हमले में जवानों की शहादत की घटना सरकारी कवायदों की सच्चाई का बयान करती है। अमूमन हर आतंकवादी हमले के बाद इलाके की घेराबंदी की जाती है, अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर भेजे जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों की शांति के बाद फिर किसी जगह आतंकी हमले की खबर आ जाती है। कहने को पहले की तुलना में आतंकी हिंसा और सीमा पार से घुसपैठ में कमी आई, मगर सच है कि आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने कई स्तरों पर सख्ती बरतते जाने के बाद आतंकी अब घात लगाकर छोटे हमले करने लगे हैं। यह सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर राज्य में भय का वातावरण बनाए रखने की कोशिश है। जाहिर है कि आतंकी संगठनों की रणनीति में बदलाव आया कि इसी मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों को भी
इसका सामना करने के लिए नए तौर तरीकों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। इसके अलावा सीमा पार स्थित ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित करने वाले आतंकी संगठनों के खिलाफ न केवल देश के भीतर मोर्चाबंदी की जरूरत है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे का आम राय बनाने आतंकवादियों को सह देने वाले देशों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश होनी चाहिए। जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, ये 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये हर संभव कोशिश करता है कि भारत में अशांति फैलाई जाए और इसे हर बार मुंह की भी खानी पड़ती है, लेकिन फिर भी सुधरने का क्या नाम नहीं लेता है। ये भी देखने को मिलता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।